हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। हम लोग आज बेटा 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमारी 12th बिजनेस स्टडीज़ के अंदर दो बुक्स हैं, तो इसमें बुक नंबर 1 का ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें तो हल्का सा इसने टॉपिक नंबर 1 दे रखा है कि वैसे बिजनेस स्टडीज़ का मतलब क्या होता है। कह रहा बिजनेस स्टडीज़ एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस में, डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया जाता है। इसमें अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज, इकोनॉमिक्स सब है। इन शॉर्ट, जैसे अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो देखो, बिजनेस करना एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है। तो उसमें हर तरीके के सब्जेक्ट का इस्तेमाल आता है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो स्टैट्स है, चाहे वो मैथ्स है, एवरीथिंग। क्योंकि बिजनेस तो भाई सब कुछ मांगता है, सब कुछ चाहता है। तो ये तो आपको जनरली दे रखा है। एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना है मेनली आज के लेक्चर के अंदर, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल्स का मतलब सरल भाषा में होता है सिद्धांत या रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कहने का मतलब जो आपको गाइड करते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वो होते हैं आपके प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग चीज़ों को मैनेज करते हो, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को मैनेज करते हो, तो वहाँ पर आपको जो एक गाइडलाइन का काम करते हैं, एक फ्रेमवर्क का काम करते हैं, एक कहीं ना कहीं एक गाइड का काम करते हैं, लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो हमारे पास दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक है हेनरी फ्योल, एक है एफ डब्ल्यू टेलर। जो हेनरी फ्योल है वो बाय प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर थे, और जो एफ डब्ल्यू टेलर है वो बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल साहब ने जनरल मैनेजमेंट के ऊपर टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, और एफ डब्ल्यू टेलर साहब ने, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल साहब के 14 प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसको याद कैसे करें? इसको याद रखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक बना रखा है। मेमोरी टेक्निक है डैड, यू सी, यूएसएसआर, ओ आई सी। तो एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, डैड यू सी यूएसएसआर। तो डैड यू सी यूएसएसआर, उन्होंने क्या बोला? ओ आई सी। तो इसके इनिशियल्स क्या क्या है? जैसे डैड के डी से आ गया डिवीजन ऑफ वर्क, ए से आ गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से आ गया डिसिप्लिन, यू से आ गया यूनिटी ऑफ कमांड, सी से आ गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से आ गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से आ गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आर से आ गया रेमोनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, ओ से आ गया ऑर्डर, आई से आएगा इनिशिएटिव। यहां पर थोड़ा सा लेते हैं, आई से आ जाएगा बच्चों इनिशिएटिव, एस से आ गया स्टेबिलिटी, ई से आ गया इक्विटी, और एक ई से आ गया एस्पेरेट डीकॉप्स। तो सर, इसको याद रखने की मेमोरी टेक्निक एक बार दोबारा बताइए। मेमोरी टेक्निक है बच्चों डैड, यू सी, यूएसएसआर, ओ आई सी। तो इससे 14 प्रिंसिपल्स आपके निकल आते हैं, और अब एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो पहला प्रिंसिपल है आपका यहाँ पर जो आपकी नज़रों के सामने है, डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने जानबूझ के यहाँ पर जो हमारी कीवर्ड्स हैं एज पर एनसीईआरटी, उनको बोल्ड कर रखा है, तो आप सिर्फ बोल्ड वाले को पढ़ें। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स। कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको अच्छे तरीके से काम करना है, सबसे पहले कामों का डिवीजन होता है। तो काम का डिवीजन करते हैं इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स। अच्छा, किस बेसिस पर कामों का विभाजन होता है, डिवीजन होता है? एज पर कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर किसी ने फाइनेंस में डिग्री ले रखी है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम सौंपेंगे। अगर किसी ने एचआर की डिग्री ले रखी है तो उसको एचआर, ह्यूमन रिसोर्स का काम सौंपेंगे। किसी ने आईटी की, किसी ने लॉजिस्टिक्स की, तो उसको वो वाला काम सौंपेंगे। जैसी नॉलेज, जैसा एक्सपीरियंस, जैसा कॉम्पिटेंस, वैसा काम। इससे क्या होता है? गेनिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेशलाइजेशन। सेपरेट डिपार्टमेंट, तभी हम लोग क्या करते हैं कंपनीज के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट रखते हैं, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी वाला है। जैसे बैंक में बहुत सारे काम होते हैं,
कैश को कलेक्ट करना, पेमेंट करना, चेकबुक इशू करना, तो ये सारे काम अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं और अलग अलग व्यक्ति को उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से, उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कामों को सौंपा जाता है। तो एक बार फटाफट से डिवीजन ऑफ वर्क के कीवर्ड मेरे साथ साथ बताइए। तो पहला होता है डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस। उसके बाद आता है गेनिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेशलाइजेशन। और सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में सेपरेट वर्क के, जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर के लिए एचआर डिपार्टमेंट, आईटी के लिए आईटी डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स के लिए बेटा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग कामों का डिवीजन करते हैं तो वो काम उस व्यक्ति को दें जो उस काम को करने के अंदर स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद आता है बच्चों अगला आपके पास, जिसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों पावर, कि अगर मुझे अपने किसी भी जूनियर को या सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देने का मेरे पास पावर है, राइट है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा जिम्मेवारी। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, ये प्रिंसिपल बताता है देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आप लोग एक कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो बेटा अथॉरिटी भी दीजिए। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर आपका, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी को अथॉरिटी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी नहीं दी। अब क्या होता है, मान लीजिए अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मान लीजिए आपने क्या बोला, प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि भाई आपको एक महीने के अंदर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी नहीं दिया कि अगर रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो डायरेक्टली आप स्टोर मैनेजर से या स्टोर कीपर से रॉ मटेरियल विड्रॉ कर लेना। तो इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समय पर पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, मतलब पावर दे दी, लेकिन आपने उसको कोई जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो क्या करेगा, अपनी पावर का बेटा मिसयूज करेगा। इस केस में कह रहे मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम एंड प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी दोनों तरीके से होती है, फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, फॉर्मल का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके मैनेजर ने अगर आपको कोई काम दिया तो उसके पास क्या है, फॉर्मल अथॉरिटी। लेकिन आपका कोई मैनेजर नहीं है, आपके यार दोस्त हैं, आप कैंटीन्स में इनफॉर्मल अपना कोई ग्रुप बना के बैठे हैं, तो सामने वाले का ना आपके ऊपर इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, तो वो फॉर्मली तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, लेकिन इनफॉर्मली बहुत सारी चीजें आपसे करवा लेता है। तो अथॉरिटी सामने वाले के पास फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल मतलब कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पावर दिया, इनफॉर्मल मतलब कि यारी दोस्ती में, भाईचारे में, ब्रदरहुड के अंदर आपने किसी से अपना काम करवा लिया। एग्जाम्पल फोरमैन, फोरमैन एक तरीके से बेटा सुपरवाइजर ही होता है। हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि 50 यूनिट पर डे बनानी है, लेकिन हमने उसको अथॉरिटी नहीं दिया उस टारगेट को अचीव करने का कि आप रॉ मटेरियल स्टोर से विड्रॉ कर लेना या ड्रॉ कर लेना, तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक तराजू दिख रहा होगा, कह रहा है कि यहाँ पर एक तराजू आपको ये बताता है एक कंपनी के अंदर अगर आप काम अच्छे तरीके से चलवाना चाहते हैं तो अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें, और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी दें। सरल भाषा में अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी। तो पावर दे रहे हैं तो ड्यूटी भी दीजिए, और अगर किसी की ड्यूटी लगा रहे हैं तो उस काम को पूरा करने की उसको आप पावर भी दीजिए। देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस। सर पेपर में अगर आंसर बनाना होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले अथॉरिटी का मतलब समझा दीजिएगा, पावर होती है इंस्ट्रक्ट करने की अपने सबॉर्डिनेट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बता दीजिएगा, ड्यूटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदारी होती है। तीसरा बता देना देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा बता देना कि अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मिसयूज होती है पावर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट अथॉरिटी नहीं है तो उस केस में टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क नहीं हो पाता। तो ये था आपका बेटा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है बच्चों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोलता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है बेटा ओबीडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कायदे कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करना, ये डिसिप्लिन का हमारा प्रिंसिपल बोलता है। ये सारी की लाइन्स है बेटा, इसको अच्छे तरीके से बाय हार्ट लर्न कर लेना। रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स। लेवल कितने होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। तो कह रहे हैं अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहते हैं, डिसिप्लिन को आप अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं,
तो इसके लिए हमें गुड सुपरवाइजर्स चाहिए, ताकि अगर कोई भी गलती करे तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉइंट बना सके, अगर कोई भी अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। तो रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग रूल्स। कहने का मतलब, यहाँ पर ये वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है शायद, ठीक है जी। तो कह रहे हैं क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स, मतलब जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट जो है वो होने चाहिए। हाँ जी। तो क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स, मतलब जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रूल्स को कैसे फॉलो करना है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसके ऊपर क्या पेनल्टीज हैं, अगर आप पूरे महीने या पूरे साल रूल फॉलो करते हैं तो क्या उसके लिए रिवॉर्ड्स हैं। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज, कहने का मतलब स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा जिसके ऊपर पेनल्टीज लगानी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है कंपनी में तो रिजल्ट्स इन क्योस, बहुत ज़्यादा ना क्योस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें और बहुत ज़्यादा मिसमैनेज और अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो डिसिप्लिन ज़रूरी होता है सारे लेवल्स के लिए, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है। अभी जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के ऊपर कई बार केस स्टडी बनकर एग्जामिनेशन में आता है। हुआ ये, कंपनी को एक ऑर्डर मिला कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर उसको अपनी कुछ यूनिट डिलीवर करनी थी। तो उसने अपनी लेबर से बोला कि अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर टाइम करते हो और हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाता है ऑर्डर, तो ऑर्डर की डिलीवरी करने के बाद जब पैसे मिलेंगे तो कंपनी आपको बोनस देगी। तो मैनेजमेंट ने वर्कर को कुछ कमिटमेंट दिया। तो अब क्या हुआ कि जब हमने ऑर्डर डिलीवर करवा दिया, वर्कर ने ओवर टाइम कर दिया, तो मैनेजमेंट मुकर गई कि हम आपको ओवर टाइम अब नहीं देंगे, या आपको इंक्रीमेंट नहीं देंगे, या आपको बोनस नहीं देंगे। तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के अंदर क्या है, डिसिप्लिन नहीं है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट वर्कर की तरफ और वर्कर मैनेजमेंट की तरफ दोनों अपनी कमिटमेंट निभाएं, तभी माना जाएगा कि कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, डिसिप्लिन आपकी मेंटेन्ड है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रिंसिपल आता है जी यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है बेटा, यहां पर ये बोलता है अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। मतलब अगर आप एक पर्सन को अच्छे तरीके से उससे काम लेना चाहते हैं तो उसके सिर पे सिर्फ एक ही हेड या एक ही सीनियर रखिए। एक पर्सन अगर एक से ज्यादा लोगों को जवाबदार होगा, अकाउंटेबल होगा, तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल पढ़िए। मार्केटिंग मैनेजर ने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोला कि 10% का कस्टमर को डिस्काउंट दे देना। फाइनेंस मैनेजर ने बोला 5% से ऊपर डिस्काउंट किसी कस्टमर को मत देना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्समैन के लिए कि वो किसकी बात फॉलो करे, मार्केटिंग मैनेजर की या फाइनेंस मैनेजर की। तो इसे बोलते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल टूट रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्ट टू डिसाइड एज टू होम ही हैज टू ओबे फर्स्ट, द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। कहने का मतलब, अगर आप एक पर्सन को बोल रहे हैं कि आपको अपने अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, कंपनी को ग्रो करवाना है, तो वहां पर अगर आप उसके सिर पे एक से ज्यादा बॉस बिठा दोगे तो वो कभी भी अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा यही कंफ्यूजन लगी रहेगी कि वो किसकी बात माने और बेटा किसकी बात जो है वो ना माने। तो इस प्रिंसिपल ने आपको क्या सिखाया कि आप एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस को रखिए, एक से ज्यादा बॉस रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का पात्र बनेगा। अगला आता है बच्चों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, डायरेक्शन होता है दिशा, डायरेक्शन होता है कहीं ना कहीं आप किस जगह पर मूव कर रहे हो। अब इसके अंदर क्या है कि अगर एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा सॉल्ट भी बनाता है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा कंसल्टेंसी भी है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस भी है। तो कह रहे हैं अगर आप डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर्ड हो तो हर लाइन ऑफ प्रोडक्ट के लिए अलग टीम, अलग स्ट्रैटेजी, अलग डायरेक्शंस, अलग मेहनत, अलग हेड होने चाहिए। जैसे अब मान लीजिए एक कंपनी है, वो टू व्हीलर भी बनाती है, वो फोर व्हीलर भी बनाती है। अगर आपने एक ही टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आप ही टू व्हीलर वालों के लिए प्लानिंग करोगे, आप ही फोर व्हीलर वालों के लिए प्लानिंग करोगे, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूजन होगी। क्योंकि टू व्हीलर बनाते वक्त एक टीम को क्या दिमाग में रखना होता है कि भाई एवरेज अच्छी हो, इकोनॉमिकल प्राइस हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, ये सब चीज़ों को लेकर। और कार को बनाते वक्त दिमाग में रखना पड़ता है लग्जरी। और दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे हमारे टाइम में तो ये होता था कि एक ही स्कूल होता था जहाँ पर छोटे और बड़े बच्चे दोनों पढ़ते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड हो गया, जूनियर विंग अलग होता है, सीनियर विंग अलग होता है। क्या है,
अब जूनियर विंग में वहाँ के स्टाफ को अलग ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ के लोगों को अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ की वॉल्स अलग कलर से पेंट होती हैं, वहाँ पर अलग तरीके से टीचर्स हायर किए जाते हैं, और सीनियर विंग में सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। क्योंकि अब ये सोचो ना, जब हमारा टाइम होता था ना, उस टाइम पे छोटे और बड़े बच्चे दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। तो अब स्टाफ को क्या बोले कि सॉफ्ट रहो या फिर आप स्ट्रिक्ट रहो। अब बड़े बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना होता है, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट रहना होता है। अब मान के चलिए वहां पर कंफ्यूजन हो जाती थी। गार्ड क्या करता था, कई बार बड़े बच्चों को प्यार से बोल देता था, छोटे बच्चों को डांट देता, छोटा बच्चा रो रो के पागल हो रहा है, और बड़े बच्चे जो होते थे वो प्यार से मानते नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको यही बोलना चाहता है, क्या, वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में एंटर्ड हो, आप टाटा सॉल्ट वाली टीम टाटा मोटर्स की प्लानिंग नहीं कर सकती, टाटा मोटर्स वाली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है, स्ट्रैटेजिक टीम है, वो ऑब्वियसली टाटा कंसल्टेंसी के लिए प्लानिंग नहीं कर सकती। तो उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स होते हैं, अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। एक बार ये एग्जांपल पढ़ के देखिए, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था। कह रहे एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मोटरसाइकिल भी और कार्स भी, तो उसकी दो सेपरेट डिवीजन होनी चाहिए, और हर डिवीजन की इंचार्ज अलग, प्लान अलग, और रिसोर्सेज आपके अलग होने चाहिए। अगला आता है बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये क्या बोलता है, देखिए सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है नीचे रखना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब किसी एक व्यक्ति का इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब कंपनी का इंटरेस्ट। अब होता ये है, कहते हैं कभी एक आधे पर्सन का नुकसान करके पूरी कंपनी का फायदा करना हो तो ऐसी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब एक आपके सामने केस स्टडी पढ़ता हूँ, और आप बताना यहाँ पर ये प्रिंसिपल समझ आया कि नहीं आया। हुआ ये, जैसे एनुअली एम्प्लॉयज का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, बोनस होता है, प्रमोशंस होते हैं, सब होता है। अब हुआ ये, कंपनी एक बारी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। तो एक पर्सन थे मिस्टर राम। अब मिस्टर राम का जो था इंक्रीमेंट, प्रमोशन और इंसेंटिव ड्यू था। तो उन्होंने कंपनी को क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो आप मेरा इंक्रीमेंट मत करिए, प्रमोशन मत करिए, इंसेंटिव मत करिए, लेकिन आप कंपनी को सर्वाइव करवाने में थोड़ी सी मेहनत करिए। जब बेसिकली कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ जाएगी, कंपनी के जो कहीं ना कहीं चीज़ें लॉसेस में गई हैं वो रिकवर हो जाएंगे, तब आप मेरा प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर कहीं ना कहीं इंसेंटिव कर दीजिएगा। तो उस केस में यहाँ पर एक व्यक्ति का नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो था वो फायदा हुआ। कैसे, क्योंकि कंपनी जब अगर सर्वाइव कर जाएगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ जाएगी, तो ओवरऑल कंपनी का फायदा होगा। अब ये हर एम्प्लॉय को समझना पड़ता है। मान लीजिए हर एम्प्लॉय अगर सिर्फ अपने लिए सोचे, कह रहे जी भाड़ में जाए कंपनी, मुझे तो अपना इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे तो अपना प्रमोशन चाहिए, मुझे तो अपने इंसेंटिव चाहिए, मुझे तो भाई अपना प्रॉफिट देखना है, तो भाई ऐसा ना हो कि वो कंपनी बंद हो जाए, और अगर कंपनी बंद हो गई तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में अभी आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल बोलता है कंपनी को भी और वर्कर को भी, दोनों को इस तरीके से सोच के चलना पड़ता है कि कंपनी हर चीज से ऊपर है। अगर कंपनी का बेनिफिट करने के लिए एक आधे पर्सन का इंटरेस्ट अगर पीछे छोड़ भी दिया जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये हेनरी फयोल साहब का प्रिंसिपल बोल रहा है। क्या बोलता है भाई, ये बोलता है इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल। कहने का मतलब कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी का फायदा ऊपर रहना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन का नहीं। इंडिविजुअल शुड, उसको करना चाहिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से ऊपर है, ये सोच के चलना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब कई बार क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज क्या करते हैं, कंपनी का फायदा ना सोचते हुए वहां पर अपनी ग्रुपिज्म कर लेते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर कंपनी के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, और 3 4 5 10 लोग मिलकर कंपनी से अपनी अननेसेसरी डिमांड्स को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। उससे होता क्या है, टेम्परेरी बेसिस पे तो उनका फायदा हो जाता है, और लंबे समय के लिए या तो उनका जॉब जाता है या कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था वो एक बार सुनिए। If manager objective is to earn more salary and company is going through financial crisis and wants to cut down expense, then manager must sacrifice his interest। कहने का मतलब, अगर लग रहा है कि कंपनी को मैनेजर को ज़्यादा सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन दिख रहा है कि कंपनी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, और जब कंपनी रिकवर कर जाए तो कंपनी से उस चीज़ को डिमांड कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक आधे पर्सन का नुकसान होगा, बट कंपनी एज अ होल का फायदा ही है जो देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई।
अगला प्रिंसिपल है मेरे भाई रेमुनरेशन टू द एम्प्लॉयज। बेटा रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी। अब यहाँ पर ये नहीं है कि जब भी कोई केस स्टडी आए उसमें सैलरी लिखाओ तो आप सीधा रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखाएं, ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो भी आप एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं वो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पैसा देने वाला और पैसा जिसको मिल रहा है, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। अब सर फेयर कैसे होता है? देखिए एम्प्लॉय के लिए फेयर तब माना जाएगा उसको रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे, और कंपनी के लिए बेटा फेयर तब माना जाएगा जब उसकी वो पेइंग कैपेसिटी के अंदर आएगा, मतलब जितना उसका बजट है उसके अंदर आ जाए, और एम्प्लॉय को एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे, कहीं ना कहीं उसको रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए आराम से सुविधाएं वगैरह वो ले सके, ऐसी सैलरी उसकी होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है भाई? देखिए खुश हो रहा है, सैलरी मिल रही है इसको। बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई सिर्फ सैलरी नहीं, सिर्फ वर्ड सैलरी आएगा तो ये प्रिंसिपल नहीं। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि भाई अब जब भी आप सैलरी डिसाइड करें किसी भी एम्प्लॉय की, तो वो दोनों तरफ से अच्छा होना चाहिए, मतलब फेयर होना चाहिए, बराबरी का सौदा होना चाहिए। एम्प्लॉय के लिए कब है? जब उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने के लिए रीजनेबल पैसे मिल जाएं, जिसमें वो अपनी रोटी कपड़ा मकान सिक्योरिटी मेडिक्लेम LICs छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स वगैरह कर सके। और कंपनी के लिए तब है जब वो उसके बजट के अंदर है, जो उसके कहीं ना कहीं पेइंग कैपेसिटी के अंदर आए। भाई कंपनी को भी लॉस नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय भी हमारा डिससेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो ये होता है रेमुनरेशन। अगला आता है मेरे बच्चों सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगला आ जाता है जी इसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन लेने की पावर लिमिटेड लोगों के हाथ में होती है, मायने टॉप लेवल के हाथ में। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जब डिसीजन लेने की पावर बांट दी जाती है। बेटा जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं ले पाती, तो कुछ चीज़ें टॉप लेवल के पास, कुछ चीज़ें मिडिल लेवल के पास, कुछ चीज़ें लोअर लेवल के पास दे दी जाती हैं। तो छोटी कंपनी क्या करती हैं? वो करती हैं सेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम। और डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली कौन यूज करते हैं? बड़ी कंपनी। तो छोटी कंपनी यूज करती है सेंट्रलाइजेशन, बड़ी कंपनी यूज करती है कॉम्बिनेशन। जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, कोई हमारे ऐसी चीज़ें हैं, फार्मूलाज हो गए, फार्मूलाज इन द सेंस कि जो भी अगर कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कोई पुरानी चीज़ अपनी बंद कर रहे हैं, कोई नई ब्रांच डाल रहे हैं, कोई पुरानी ब्रांच बंद कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्शन प्लांट लगा रहे हैं, कोई पुराना बंद कर रहे हैं, तो ऐसे मैटर्स को तो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और सेंट्रलाइजेशन के अंदर रखते हैं। जो डे टू डे के अफेयर्स होते हैं, किसको जॉब पे रखना है, किसको निकालना है, किससे रॉ मटेरियल लेना है, किससे नहीं लेना है, ये सारे में डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहा है कंपनी में ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करोगे तो काम डिले होंगे, ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो कहीं ना कहीं पावर आपकी डिवाइड हो जाएगी, और पावर जो होगी वो बहुत सारे लोगों में जाने की वजह से आपका कंट्रोल जो होगा वो चला जाएगा। तो ये आपका होता है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड आपका डिसेंट्रलाइजेशन। सिर्फ कीवर्ड्स वाले भी कर लोगे, बोल्ड बोल्ड वाले, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस पे केस स्टडी क्या आया था? इस पे एक बारी केस स्टडी आया था कि जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, तो ये लोग सारी जगह पे, ये लोग अपने सारी जगह के मैटर्स को नहीं कर सकते हैं पूरा। तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है, जिला परिषद बनाए जाते हैं, विलेज पंचायत वगैरह बनाई जाती हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रही है, मैं इसको रिपेयर कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग अपना स्केलर चेन से जो है वो अगली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद। मैं तब तक आपको एक बार सारे प्रिंसिपल दिखा देता हूँ, ताकि नोट डाउन करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाइए। फिर मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करके फिर जो दूसरी वीडियो डालूंगा उसमें ये वाली प्रॉब्लम ना आए। दिस थिंग आई नीड टू मेक श्योर। चलिए बेटा, तो यहाँ पर आया था आपका डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ से आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में आराम से इसको नोट डाउन कर ले, लेकिन 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोकूंगा किसी भी स्लाइड पे। ये सेकंड प्रिंसिपल था, ये थर्ड प्रिंसिपल है बच्चों। ये थर्ड प्रिंसिपल था। देखिए कितना क्योस मचा हुआ डिसिप्लिन की वजह से। ये चौथा प्रिंसिपल है बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड। ये पांचवा प्रिंसिपल आ जाएगा अब आपका, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये इसका डिफरेंस है, वैसे पढ़ लेना ऊपर ऊपर से।
ये अगला प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों रेम्युनरेशन। ये हम लोगों ने आज के लेक्चर का लास्ट प्रिंसिपल पढ़ा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डन है बच्चों, स्केलर चेन से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग।